Good morning to all of you. Here, Dr. Aishal Sharma, Assistant Professor in Zoology, राजऋषि कॉलेज अलवर। पिछले लेक्चर में हमने नेचर ऑफ फूड स्टफ की बात की थी। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन या पाचन की अगर हम परिभाषा दें तो पाचन क्या होता है? जटिल तथा बड़े खाद्य पदार्थों को एंजाइम्स द्वारा सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में विघटित करने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। यह प्रक्रम आहार नाल में संपन्न होता है, जहां अनेक बाह्य अंगों जैसे यकृत, अग्न्याशय आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने अवशोषण योग्य पदार्थों का आहार नाल द्वारा अवशोषण किया जाता है और उसे परिसंचरण तंत्र में पहुंचा दिया जाता है। पाचन दो प्रकार का होता है। उसे एक तो कहेंगे हम अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा हम कहेंगे बाह्यकोशिकीय पाचन। तो यहाँ हम अंतःकोशिकीय पाचन से तात्पर्य है वह पाचन जो कोशिका के मध्य संपन्न होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब अंतःकोशिकीय पाचन। एंड द डाइजेशन अकर्स विद इन द सेल, मतलब कोशिका के अंदर अगर पाचन होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ऐसा पाचन किसमें? प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है, पोरीफेरा में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है और पैरासाइटिक वर्म्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें पाचन जो है वो फूड वैक्यूल्स के साथ, लाइसोसोम के साथ, फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाती हैं और वहां पे उनमें पाचन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो आहार नाल की ल्यूमेन में होता है, जिसे कहते हैं आहार नाल की गुहा, कैविटी में होता है। अर्थात जैसे हम यूं कहें कि ये आहार नाल है और यहाँ इस आहार नाल के अंदर यहाँ पाचक रस उपस्थित है, यहाँ भोजन आ रहा होता है, तो भोजन सीधे सीधे पाचक रसों के द्वारा या उनका जल अपघटन का या पाचन का क्रिया संपन्न कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की क्रिया होती है, जिसे हम अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। यह आहार नाल के विभिन्न भाग जहां पर हम पाचन की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे मुख गुहा में और आमाशय में पाचन की, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रहणी तथा छोटी आंत में पाचन की। यहां पर हम कहते हैं मुख में पाचन। तो मुख में पाचन के लिए हम कहते हैं कि जब भी भोजन ग्रहण किया जाता है तो यहाँ पर दांत उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा भोजन को क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। और पीसने के साथ साथ में यहाँ पर उपस्थित लार ग्रंथियां होती हैं जो सामान्यतः स्तनधारियों में या जंतुओं में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, लेकिन मनुष्य या ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम देखें तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। 4 जोड़ी लार ग्रंथियां जो हैं उनकी स्थिति के आधार पे होती हैं। जैसा हम कहें इंफ्राऑर्बिटल तो आंख के कोटर के नीचे, सब पैरोटिड तो उपकरण जिसे हम कहें कान के नीचे, और सब मैक्सिलरी जिन्हें हम अधोहनु कहते हैं, जो मैक्सिलरी या जबड़ा होता है उसके पास में, और सब लिंगुअल जिसे हम जिह्वा के नीचे। लेकिन मनुष्य में जो है या ह्यूमन बीइंग में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और इनमें जो इंफ्राऑर्बिटल होती है वो नहीं उपस्थित होती। तो इन लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार जो है स्रावित होती है, जिसका पीएच जो है 6 से 8 उसका पीएच देखने को मिलता है। यहां इस लार के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और कार्बनिक पदार्थों में अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थों में देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम थायोसाइनेट, इस तरह के बहुत सारे
पदार्थ उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में एंजाइम्स उपस्थित हों जिनमें टाइलिन, लाइपेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम, म्यूसिन, यूरिया, एमिनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ये सब चीजें यहाँ उपस्थित होती हैं। लार के मुख्य काम अगर हम देखते हैं तो दो काम है। पहला काम जो है जिसे हम कहें कि दो एंजाइम उपस्थित होते हैं, टाइलिन और माल्टेज। तो यहाँ पर टाइलिन और माल्टेज जो एंजाइम उपस्थित हैं, इनमें टाइलिन का काम जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम होता है टाइलिन का, और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है माल्टेज का। तो पहला काम तो ये हो गया पाचन का कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर लार के द्वारा कर दिया जाता है। दूसरा, लार का मुख्य काम होता है मुख को नम बनाए रखना, जिससे क्या है हम बोल पाते हैं। तीसरा काम भोजन को मैस्टिकेशन के साथ में बोलस में निर्माण करना, क्योंकि बोलस में निर्माण करने के लिए लार चाहिए, वरना सूखा हम खाना खा लें और उसमें लिक्विड ना हो तो वो मुंह में घूमता ही रहेगा, बिना लार के वो जो है बोलस का निर्माण नहीं होगा, उसकी लुगदी नहीं बनेगी, कहने का मतलब। फिर तीसरी बात हम यहाँ कहते हैं कि लार में लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से लार के बहुत सारे काम हैं। लार के द्वारा मिक्स होने के बाद भोजन जो है बोलस का निर्माण होता है और बोलस थ्रू एसोफेगस जिसे ग्रास नली कहते हैं उसके द्वारा स्टमक में पहुंच जाता है। मुख और स्टमक के मध्य में केवल एक कनेक्शन का काम करती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, नली का काम जो है। अब आमाशय में पाचन की बात करते हैं तो आमाशय स्तनधारियों में जो आमाशय है वो 3 भागों में विभक्त होता है। यहाँ पर देखिए आप कार्डियक स्टमक कहते हैं जिसे हम फंडिक पार्ट कहते हैं और पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, ये 3 भाग हैं। अगर मैं यहाँ पर आमाशय की बात करूँ कि भाई यह स्टमक है तो इसमें यह आमाशय हो गया, तो यहाँ पर एक वॉल उपस्थित होता है जिसे पाइलोरिक वॉल कहते हैं, यहाँ पर एक वॉल उपस्थित होता है जिसे कार्डियक वॉल कहते हैं। तो ये पार्ट हो गया कार्डियक पार्ट, ये पार्ट हो गया पाइलोरिक पार्ट जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्टमक, यहाँ पर ये पार्ट हो गया फंडिक पार्ट और ये हो गया पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ये 3 पार्ट होते हैं। अब इनमें महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो फंडिक पार्ट है। फंडिक पार्ट में फंडिक ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं और ये इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो है चीफ कोशिकाएं जिन्हें हम जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं और दूसरी है पैराइटल कोशिकाएं जिन्हें हम ऑक्सेंटिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और आमाशय के अंदर लगभग 3.5 करोड़ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिनसे लगभग 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। और ये जो दोनों स्राव जो मिल रहे होते हैं इन सबको मिलाकर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, चाहे वो चीफ कोशिकाओं के द्वारा निकलता है चाहे वो पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। आमाशय के द्वारा स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है लगभग 0.9 से 1.5 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच यहाँ देखने को मिलता है। तो क्या काम होता है इस गैस्ट्रिक जूस का, ये भी हम बात करेंगे। मुख्यतया जो है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करने का काम करता है जिससे कि टाइलिन की क्रिया रुक जाती है। दूसरी बात, जो भोजन में उपस्थित आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, तो इन्फेक्शन नहीं हो की संभावना खत्म हो जाती है। तीसरी बात यहाँ पर जो है इंटरनल म्यूकोसा जो है उसके स्तर से सीक्रेटिन नामक एंजाइम स्रावित करने को प्रेरित करता है, जिससे कि फिर अगली बात जो हम देखें यहाँ कैल्शियम और आयरन के अवशोषण में सहायता करता है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है कि जठर रस में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, उसको सक्रिय करने का काम भी ये HCl करता है। तो ये HCl के मुख्य काम है जो कि यहाँ से स्रावित होता है पैराइटल कोशिकाओं या ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, यहाँ से स्रावित होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, टाइलिन एक्टिविटी को रोकता है, किल द बैक्टीरिया, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, इनके अवशोषण में सहायता करता है ना। ये HCl सारे काम कर रहा है। और दूसरा काम, एक्टिवेट द पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनटू पेप्सिन एंड रेनिन, पेप्सिन और रेनिन में इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर चीफ सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इसको एक्टिवेट करने का काम HCl का करेगा। तो पेप्सिनोजन विल बी एक्टिवेटेड बाय द HCl इनटू पेप्सिन, और प्रोरेनिन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा रेनिन में HCl की उपस्थिति में ही। तो यहाँ पर अब ये पेप्सिन कन्वर्ट हो गया, तो पेप्सिन ये प्रोटीन प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, तो ये प्रोटीन पे काम करता है। प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में ही न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब रेनिन क्या काम करेगा, यहाँ पर हम रेनिन का काम देखते हैं। रेनिन यहाँ जो काम कर रहा है, हम जानते हैं कि अभी HCl ने जो है प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर ये रेनिन कैसिनोजन को कैसिन में परिवर्तित करता है। दरअसल में ये मिल्क प्रोटीन है कैसिनोजन, और इसको कैसिन में कन्वर्ट कर दिया। फिर कैसिन जो है पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाती है। कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में यह पैराकेसिन कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाती है। तो कैल्शियम पैराकेसिनेट बनते ही दूध फट जाता है, जिसे हम कहें दूध का फटना। कई बार आप बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को जब दूध पी लेते हैं तो वो वोमिट करते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो दूध फटा फटा होता है, या हम भी जब उल्टी करते हैं। हालांकि ये कैसिनोजन की जो बात करते हैं, एडल्ट्स में ये कैसिनोजन नहीं देखने को मिलता है, तो अधिक समय तक आमाशय में जो है भोजन रेनिन आमाशय में नहीं होता है, तो दूध जो है अधिक स्कंदन के कारण अधिक समय तक दूध आमाशय में रुकता है। तो और उसके बाद में वहां पर उसका डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। फिर नेक्स्ट अगर काम देखते हैं, आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, लाइपेज का एंजाइम का जो है कार्य हम जानते हैं कि वो फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, या बहुत कम मात्रा में यहाँ पर कारगर होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें इमल्सिफाइड फैट चाहिए। तो इमल्सिफाइड फैट जो है यहाँ पर सामान्यतया देखने को कम मिलेगा, क्योंकि इमल्सिफिकेशन कहाँ होगा, जब बाइल जूस मिलेगा। तो यहाँ पर इमल्सिफाइड फैट जितना भी होगा उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा गैस्ट्रिक लाइपेज के, पर इसकी ज्यादा क्रिया यहाँ नहीं देखने को मिलती। फिर बात करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है उससे म्यूकस स्रावित होता है, श्लेष्म स्रावित होता है, और ये श्लेष्म क्या काम करता है, आमाशय द्वारा स्रावित श्लेष्मा एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका क्या काम है, आमाशय की सुरक्षा करता है, किससे, HCl से। तो आमाशय की HCl से सुरक्षा करने का काम। हम कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग pH के अंदर जो है हमारी आमाशय की भित्ति उपस्थित होती है, तो उसकी बचाव कैसी होगी, इस लगातार म्यूकस के सिक्रीशन होने से गैस्ट्रिक म्यूकस जो है यहाँ से स्रावित होता रहता है, वो लेयर बनी रहती है। अगर वो हट जाती है, कई बार घाव हो जाते हैं, तो आपको कई बार प्रॉब्लम रिपोर्टेड है कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई मतलब वहां पर जलन होती है, थोड़ा सा भी तेज मसाले खा लेते हैं तो वहां ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इसलिए ये आमाशय में पाचन संपन्न होता है। इस टेबल के अंदर हम बता रखे हैं कि किस भाग के अंदर यहाँ ये ऑर्गन है, माउथ में क्या क्या काम होते हैं, ये सब फंक्शंस हैं। फेरिंग्स में क्या काम होता है, वो ये सब है। ईसोफेगस ग्रासनली में क्या काम होता है, वो ये सब काम है। और आमाशय में क्या काम होता है, वो ये सब काम है। जितने काम है मैंने आपको बता दिए, उनको एक टेबल में समराइज किया गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट। अगली बार हम आपसे डाइजेशन इन डियोडिनम और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। थैंक यू।